नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में लिंक क्या है, ट्रैफिक इनिशिएटिव, बायोरेमेडिसन टेक्निक और बटरफ्लाई स्पीसीज यानी बटरफ्लाई क्या हैं, उनका इकोसिस्टम में क्या रोल है और उनकी पॉपुलेशन कम ज़्यादा होने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी इकोसिस्टम पे। एक क्वेश्चन प्री 2016 का बचा हुआ है इसमें, बाकी सभी प्री 2017 के हैं। यहाँ से यानी क्वेश्चन नंबर 2 से हम 2017 के प्रीलिम्स के पीवाईक्यू को स्टार्ट कर देंगे। एंड अगर आप ये सब कंसेप्ट जानते हैं इन चीज़ों के बारे में, दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो में एक सिंपल वे में आप सारी चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। साथ के साथ आप अपना एमसीक्यू सोल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप कर पाएंगे, जो आपकी मदद करेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इफेक्टिवली टैकल करने में। आर्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग आपको कैपेबल बनाएगी किसी भी क्वेश्चन की ओरिजिन को ट्रेस करने में। ओरिजिन से मतलब ये है कि आप ये जान पाएंगे कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है और उस टॉपिक को कितना डेप्थ में आपको कवर करना है, जिससे आप उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व कर पाएँ। नेक्स्ट, कीवर्ड की बेसिक नॉलेज आपको कैपेबल बनाएगी उन क्वेश्चंस को सोल्व करने में जो यूपीएससी हर साल पीवाईक्यू के बेसिस पे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फ्रेम करती ही करती है हर सब्जेक्ट एरिया से। फाइनली आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर पाएंगे। अगर आपको ये लगता है कि भाई आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, कोई ऐसा कॉन्फिडेंट है कि भाई हाँ मुझे तो सारी चीज़ें ये आती हैं, दैट इज़ गुड, तो आप इस वीडियो में उनको रिवाइज कर पाएंगे अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। नंबर 1, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1972 बाय ए ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड द क्लब ऑफ रोम। कि वही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको फर्स्ट टाइम 1972 में प्रपोज किया किसने? एक ग्लोबल थिंक टैंक है जिसका नाम है क्लब ऑफ रोम ने। सेकंड, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैव टू बी अचीव्ड बाय 2030, मतलब 2030 तक इनको पूरा करना है, प्राप्त करना है, अचीव करना है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू। इस पॉइंट पे आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे से समझिए, ज़रूरत पड़े तो उसकी हिंदी स्टेटमेंट भी आप पढ़िए। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप उसकी इंग्लिश स्टेटमेंट पढ़िए। कई बार कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको दूसरी लैंग्वेज में पढ़ने से उसका मीनिंग इजीली आप ग्रैस्प कर पाते हैं। देन ट्राई टू सोल्व इट एंड मूव टुवर्ड्स एक्सप्लेनेशन पार्ट। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज बी, यानी ये जो गोल्स हैं ये 2030 तक पूरे करने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट कि भाई क्लब ऑफ रोम ने इनको नहीं डिक्लेयर किया था। किसने डिक्लेयर किया था? दीज आर 17 गोल्स। इनको यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जनरल असेंबली में इनको अडोप्ट किया गया था। कब? 2015 में, ना कि 1972। कब तक ये अचीव करने हैं? 2030 तक ये अचीव करने हैं। ये सक्सेसर गोल्स हैं किसके? जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, वो 8 गोल थे 2000 से 2015 तक। ये कितने हैं? 17 गोल हैं। यानी एक टाइप से आप अपडेटेड वर्जन बोल सकते हैं। इनका क्या मकसद है कि भाई पीस और प्रोस्पेरिटी को इंश्योर करना किसके लिए? लोगों के लिए और साथ के साथ प्लेनेट के लिए भी, अब और फ्यूचर में भी। कैसे? जो भी सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करके उनका अच्छे से सस्टेनेबल सॉल्यूशन ढूंढ के पीस और प्रोस्पेरिटी इंश्योर की जाए। 17 गोल कौन कौन से हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी ज़रूरी है। मेंस में भी आप क्वेश्चंस में, कंक्लूजन वगैरह में, इंट्रोडक्शन वगैरह में इन पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं। पहला गोल पॉवर्टी से रिलेटेड है, सेकंड हंगर से, थर्ड इज़ रिलेटेड टू गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ एजुकेशन, फिफ्थ टॉक्स अबाउट जेंडर इक्वालिटी, सिक्स्थ टॉक्स अबाउट क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, seventh is about affordable and clean energy, eighth is related to decent work and economic growth।
देन नेक्स्ट इज इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने की बात करता है 10th गोल। 11th गोल जो है वो सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ के बारे में बात कर रहा है। 12th गोल जो है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की बात कर रहा है। 13th goal is about climate action. 14th is related to life below water. 15th is related to life on land. Then 16th is related to peace, justice and strong institutions. 17th is all about partnership for the goals. Global cooperation वगैरह के बारे में बात कर रहा है। एक और टर्म जो यहाँ आई है क्लब ऑफ रोम, इसके बारे में भी जान लेते हैं ये क्या है। ये एक नॉन प्रॉफिट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी एक ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स और बिजनेस लीडर्स की इस क्या काम है, इसका मतलब क्यों ये बनाई गई, ताकि जो भी दुनिया भर के इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, सीरियस इश्यूज हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज का है, बायोडाइवर्सिटी लॉस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उन सब पे क्रिटिकल एनालिसिस किया जा सके, अच्छे से गहरी चर्चा की जा सके। इसको 1968 में बनाया गया, रोम जो कि इटली में है वहाँ पे। देन इसने एक सबसे बेहतरीन और इसकी जानने की चीज़ जो है, एक रिपोर्ट इसने पब्लिश की थी 1972 में, जिसका टाइटल था द लिमिट्स टू ग्रोथ। 1972 की बात हो रही है। उस टाइम पे ही इस ऑर्गेनाइजेशन ने या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने जो रिसर्च की थी, ये रिपोर्ट तैयार की थी MIT जो यूनिवर्सिटी है उसने। देन इस रिपोर्ट में ये आर्ग्यू किया गया है कि भाई अगर ऐसे ही चलता रहा, जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और जो पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हो रही है, अगर ये चीज़ें ऐसी ही चलती रही, द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द ट्रेंड्स इन दैट, तो जल्दी ही दुनिया सीरियस एनवायरमेंटल और सोशल कंसिक्वेंसेस उसके फेस करेगी। इस रूप में रिसोर्सेज का अभाव हो जाएगा, पर्यावरण का डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगा और फाइनली पूरा प्लेनेट कोलैप्स होने की स्टेज पे आ जाएगा या फिर कोलैप्स कर जाएगा। ये चीज़ 1972 में ही मतलब एक टाइप से इसके बारे में एनालिसिस करके स्टडी करके बोल दिया गया था। उस वजह से भी ये इंस्टीट्यूशन काफ़ी पॉपुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, which one of the following assumes the importance in being a good link between Eastern Ghats and Western Ghats? नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में कौन सा इनमें अच्छा लिंक की तरह काम करता है कि भाई दोनों से जुड़ा हुआ है? सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व, नल्ला वन या फिर फॉरेस्ट, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान या फिर नेशनल पार्क, शेषाचलम जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र या फिर बायोस्फीयर रिजर्व। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज ए, सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व क्या है? ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है, साथ के साथ ये टाइगर रिजर्व भी है, जो कहाँ पे लोकेटेड है? तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड है। इसका एरिया अराउंड 1411 किलोमीटर स्क्वायर है। ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों के बीच में फैला हुआ है, दोनों से मतलब लिंक्ड है। इसको 2008 में डिक्लेयर किया गया था। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ब्रह्मागिरी नीलगिरीज ईस्टर्न घाट्स एलिफेंट रिजर्व। इसको TX2 अवार्ड दिया गया है किसके द्वारा? वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा 2022 में। क्योंकि यहाँ पे टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है 2011 के कंपैरिजन में। जब वहाँ 25 टाइगर थे, 2018 में वो संख्या 80 हो गई। मेन फोना यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको बंगाल टाइगर, इंडियन एलिफेंट, गोर्स, लियोपर्ड्स, ब्लैक बक्स, स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, पार्किंग डियर एंड 4 हॉर्न्ड एंटीलोप्स। मेन फ्लोरा यहाँ आपको ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट देखने को। इमेज में आप देख सकते हैं, इस साइड ये वेस्टर्न घाट है, इस साइड ये ईस्टर्न घाट है, एंड इट इज स्प्रेड बिटवीन द टू।
दैन नल्ला फॉरेस्ट जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। ये ईस्टर्न घाट का पार्ट है, वेस्टर्न घाट से रिलेटेड नहीं है। देन नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, वो यहाँ पे लोकेटेड है। इसके बाद नागरहोल नेशनल पार्क है, ये कर्नाटका में है। इसका एरिया 642 किलोमीटर स्क्वायर है। ये भी पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। टुगेदर विद बांदीपुर नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क एंड वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट फॉर्म्स द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन साउथ इंडिया। मैप पे आप देख सकते हैं कर्नाटका के बिल्कुल जो नीचे का साइड है वहाँ पे लोकेटेड है। दैन शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व, जो शेषचलम हिल्स हैं उनको डिक्लेयर किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व। कब? 2010 में। कहाँ पे लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में लोकेटेड हैं। मेन जो यहाँ पे रेड सैंडलवुड के रिजर्व्स पाए जाते हैं। तिरुपति जो एक हिंदू पिलग्रिमेज साइट है वो भी यहीं पे लोकेटेड है इसमें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फोना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स, यानी ट्रैफिक जिसको बोलते हैं, उसके बारे में दो स्टेटमेंट आपको दे रखी हैं और ये पूछ रखा है कि ये बताइए इनमें से कौन सी ठीक और कौन सी गलत है। नंबर 1, ट्रैफिक इज ए ब्यूरो अंडर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। सेकंड, द मिशन ऑफ ट्रैफिक इज टू इंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट ए थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। मतलब अगर वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स का अगर व्यापार हो रहा है तो ये इंश्योर किया जाए कि वो नेचर के कंजर्वेशन में, संरक्षण में कोई खतरा पैदा ना करे। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज बी, यानी सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट गलत है। देखते हैं क्यों गलत है। ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फोना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स, ये एक एनजीओ है, यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम क्या है, ये इंश्योर करना कि जो भी वाइल्ड स्पीसीज का ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, वो लीगल है और सस्टेनेबल है, लोगों के लिए भी और प्लेनेट के लिए भी। इसको 1976 में सेटअप किया गया एज ए जॉइंट प्रोग्राम ऑफ IUCN एंड WWF। इनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कई बार। इसका मेन हेडक्वार्टर UK में है, कैम्ब्रिज। देन इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव और मिशन है, जो इलीगल और अनसस्टेनेबल ट्रेड है वाइल्ड स्पीसीज का, उसको कम से कम मतलब घटाना ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके 2030 तक, और इनका लीगल और सस्टेनेबल ट्रेड को प्रमोट करना 2030 तक। इट इज़ जो ये मिशन स्टेटमेंट है, इसकी ऑब्जेक्टिव है, ये किसके बेसिस पे है? जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया गया था, कब? 2022 की कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग थी, 15th मीटिंग, उसमें ये फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया गया था। उसके विज़न के बेसिस पे इसने ये ऑब्जेक्टिव्स अपने मॉडिफाई किए हैं, अपडेट किए हैं। जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, उसमें 4 गोल्स हैं जो 2050 तक अचीव करने हैं और 23 टारगेट्स हैं 2030 तक अचीव करने हैं। ये सभी गोल्स और टारगेट्स बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन, उसका सस्टेनेबल यूज़ और उनके जो भी बेनिफिट्स हैं उनकी इक्विटेबल शेयरिंग से रिलेटेड हैं। After that we get to see in the context of solving pollution problems, what is or are the advantage or advantages of bioremediation technique। मतलब पोल्यूशन को की समस्या को सोल्व करने के कंटेक्स्ट में जो बायोरेमेडिएशन की टेक्निक है उसके क्या फ़ायदे हैं। इट इज़ ए टेक्निक फॉर क्लीनिंग अप पोल्यूशन बाय एनहेंसिंग द सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस दैट occurs in nature। Number 2, any contaminant with heavy metals such as cadmium and lead can be readily and completely treated by bioremediation using microorganisms। Number 3, genetic engineering can be used to create microorganisms specifically designed for bioremediation। Select the correct answer using the code given below। 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only,
1, 2 and 3 यानी ऑल ऑफ द अबव। इन दिस केस करेक्ट आंसर इज सी। यानी सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट कि भाई ये एक ऐसी टेक्निक है जिसका काम क्या है, पोल्यूशन को क्लीन अप करना, सेम प्रोसेस जो नेचर में होती है उसी तरह से बायोडिग्रेडेशन की प्रोसेस को एनहेंस करके। सेकंड इज इनकरेक्ट क्योंकि जो हैवी मेटल्स हैं उनकी कमी लाई जा सकती है इस प्रोसेस से, उनको बिल्कुल कंप्लीटली ट्रीट नहीं किया जा सकता। थर्ड इज करेक्ट क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ किया जा सकता है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्रिएट करने में जो बायोरेमिडिएशंस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। बायोरेमिडिएशन है क्या? ये एक प्रोसेस है। किस चीज़ की प्रोसेस? जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब जो बैक्टीरिया, फंगी, प्लांट्स वगैरह हैं उनका यूज किया जाता है। किस बात के लिए? टू डिग्रेड और न्यूट्रलाइज कॉन्टेमिनेंट्स। जो एनवायरनमेंट में कॉन्टेमिनेंट्स हैं, पोल्यूशन है, पोल्यूशन से रिलेटेड तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं दैट उस कंप्लीट प्रोसेस को बायोरेमिडिएशन बोलते हैं। क्या खासियत है इसकी? ये एक इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल प्रोसेस है। इट इज़ यूज फॉर क्लीनिंग अप पोल्यूशन। कैसे? बाय एनहेंसिंग दी सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस दैट अकर्स इन नेचर। जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी इसमें यूज़ किया जा सकता है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्रिएट करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए जो इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकें इफ़ेक्टिवली। हैवी मेटल्स जो भी हैं उनको कम्प्लीटली डिग्रेड नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको कम किया जा सकता है, ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। दो टाइप से ये कंडक्ट की जाती है। एक तो इन सिटू टेक्निक्स होती हैं, मतलब जहाँ पे जो साइट है, मान लीजिए कोई पॉन्ड वगैरह है, लेक वगैरह है, वहीं पे उसको ट्रीट किया जाए। एक्स सिटू टेक्निक है कि भाई जो भी मटेरियल आपको ट्रीट करना है उसको वहाँ से निकाला जाए और लैब वगैरह की कंडीशंस में, लेबोरेटरी वगैरह में उसको ट्रीट किया जाए या फिर बायोरेमिडिएशन की प्रोसेस उस पर एग्जीक्यूट की जाए। इस प्रोसेस में अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ होता है। सबसे पहली टेक्निक है बायोस्टिमुलेशन। इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल हैं, मौजूद हैं उस गिवन सैंपल मटेरियल में, उनकी एक्टिविटी को बढ़ा दिया जाता है। कैसे? उनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट वगैरह सप्लाई करके, न्यूट्रिएंट काइंड ऑफ उनके लिए खाना है, उनकी एनर्जी बढ़ती है, वो ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कंटेमिनेटेड सॉइल है उसमें फर्टिलाइज़र ऐड कर देंगे तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ मौजूद हैं उनको एनर्जी मिल जाएगी, खाना मिल जाएगा, तो उनकी ज़्यादा मतलब ग्रोथ होगी, जिससे वो पोल्यूटेंट्स को ज़्यादा डिग्रेड करेंगे। देन देर इज़ अनदर प्रोसेस बायो ऑगमेंटेशन। ये क्या है? इसमें जो स्पेसिफिक स्ट्रेन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं विद द एबिलिटी टू डिग्रेड द कंटेमिनेंट्स, उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है उस एनवायरनमेंट में जहाँ पे हमें वो प्रोसेस लागू करनी है या जहाँ पे हमें पोल्यूटेंट्स को डिग्रेड करना है। फॉर एग्जांपल, बैक्टीरिया या फंगाई का यूज़ करना। देन देर इज़ फाइटो रेमेडिएशन। इसमें प्लांट्स का यूज़ किया जाता है पोल्यूटेंट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए या डिग्रेड करने के लिए। देन देर इज़ माइक्रो रेमेडिएशन जिसमें फंगाई का यूज़ करते हैं। बायो इन्वेंटिंग एक प्रोसेस है, बायो वेंटिंग सॉरी। इसमें क्या है कि ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जिससे उनको इजीली वो ब्रीथ कर पाएँ, उनमें मतलब जो एनर्जी उनको मिल पाए और वो अपनी जो बायोडिग्रेडेशन की प्रोसेस है उनको अच्छे से परफॉर्म कर पाए। आफ्टर दैट देर इज़ कंपोस्टिंग। इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स जो सॉइल में या किसी सॉलिड वेस्ट में मौजूद है उनको ट्रीट करने के। ये आप एक एग्जांपल देख सकते हैं इन सिटू बायो रेमेडिएशन का। इस टाइप से डिज़ाइन किया जाता है। इंजेक्शन वेल्स बने रहते हैं जिसके ज़रिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या फिर ऑक्सीजन को इंजेक्ट किया जाता है उस साइट पे जहाँ पे हमें बायो रेमेडिएशन एग्जीक्यूट करना है। फाइनली, ड्यू टू सम रीजंस, if there is a huge fall in the population of species of butterflies,
यानी जो बटरफ्लाइज हैं उनकी प्रजाति में ज़्यादा गिरावट आए तो उसके क्या परिणाम होंगे। What could be its likely consequences? नंबर 1, pollination of some plants could be adversely affected. Number 2, there could be a drastic increase in the fungal infections in some cultivated plants. Number 3, it could lead to a fall in the population of some species of wasps, spiders, and birds. Select the correct answer using the code given below. 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. करेक्ट आंसर इज सी, यानी सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट कि भाई पोलिनेशन की जो प्रोसेस है कुछ प्लांट्स में उस पर एडवर्स इम्पैक्ट होगा, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो बटरफ्लाई है उनका अगर आप नेचर में रोल देखेंगे क्या है, उनका रोल ये है, एक रोल कि भाई वो पोलिनेशन की प्रोसेस में असिस्ट करते हैं। देन अगर कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज कम हो जाएंगी तो कुछ पौधे जो उससे रिलेटेड हैं उनके पोलिनेशन पे असर पड़ेगा। सेकंड इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज़ नॉट रिलेटेड टू इट। थर्ड इज करेक्ट बिकॉज इट कुड लीड टू फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ वास्प, स्पाइडर, बर्ड्स। इनकी स्पीसीज में क्यों गिरावट आएगी, क्योंकि ये प्रीडेटर्स हैं। प्रीडेटर्स वो प्रीडेटर्स जो बटरफ्लाई को खाते हैं, तो इनको जब बटरफ्लाई खाने को ही नहीं मिलेगी तो ये खुद भी मरने लग जाएंगे और इनकी पॉपुलेशन में गिरावट आएगी। बटरफ्लाई क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। ये एक विंग्ड इंसेक्ट है, इस टाइप का ये दिखता है। लाइफ साइकिल क्या है इसकी, सबसे पहले एग्स, देन लार्वे, देन पुपा, एंड आफ्टर दैट यू गेट टू सी अडल्ट बटरफ्लाई। सबसे पहले एग्स होते हैं, एग्स से फिर एक कैटरपिलर बनता है, लार्वा जिसको बोलते हैं। कैटरपिलर कुछ टाइम बाद में पुपा में कन्वर्ट होता है और पुपा से फाइनली एक एडल्ट बटरफ्लाई निकलती है। दिस इज़ द प्रोसेस हाउ बटरफ्लाई टेक्स बर्थ। क्या रोल है इसका नेचर में, पोलिनेशन की प्रोसेस में काम करती है। ये फूड सोर्स है कई प्रीडेटर्स का। सीड के डिस्पर्जल में इसका रोल रहता है। इंडिकेटर स्पीसीज हैं, इंडिकेटर स्पीसीज मतलब अलग अलग टाइप की बटरफ्लाई की स्पीसीज वहाँ के इकोसिस्टम की अलग अलग चीज़ों के बारे में इंडिकेशन देती है, वहाँ कैसे हालात हैं, क्या खाने को मिल सकता है, क्या देखने को मिल सकता है। देन कल्चरल और एस्थेटिक वैल्यू भी है। एस्थेटिक मतलब खूबसूरती से, काफ़ी खूबसूरती दिखती हैं, लगता है। देन इकोसिस्टम सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। क्या कारण है इनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन आता है, जनरल कारण डिस्कस करते हैं। क्लाइमेट चेंज कारण हो सकता है, हैबिटेट का लॉस कारण हो सकता है, पेस्टिसाइड वगैरह का यूज़ करना, इन्वेजिव स्पीसीज इंट्रोड्यूस कर देना, पोल्यूशन हो जाना एयर वाटर में, ये सभी पॉपुलेशन के डिक्लाइन के कारण हो सकते हैं। अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है तो उसका क्या परिणाम आएगा, पोलिनेशन की प्रक्रिया प्रभावित होगी, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। जो भी प्रीडेटर स्पीसीज हैं उनकी भी पॉपुलेशन में डिक्लाइन आएगा। जो पर्टिकुलर क्रॉप और सीड ट्री की स्पीसीज हैं वो सर्वाइव कर पाएंगी। कुछ स्पीसीज क्यों सर्वाइव कर पाएंगी, क्योंकि कुछ बटरफ्लाई अच्छी होती हैं और कुछ बटरफ्लाई कैसी होती हैं, प्रीडेटर या पेस्ट टाइप की तरह काम करती हैं। तो जो बटरफ्लाई पेस्ट तरह काम करती हैं, यानी जो पेड़ पौधों को, जो ट्रीज़ हैं उनको नुकसान पहुंचाती हैं, अगर उन बटरफ्लाइज की पॉपुलेशन में डिक्लाइन आ रहा है तो वो सब ट्री या फसलें अच्छा सर्वाइव कर पाएंगे जिन पे वो अटैक करती थी या पेस्ट की तरह काम करती थी। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।